हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों मिक्स है इसमें, तो देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं पढ़ाई थी पिछली बार, अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है टीजीटी का, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो हम देखेंगे वैक्सीनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे वैक्सीनेशन का क्वेश्चन, उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है, पीजीटी में ज़्यादा आने के चांसेस है। तो आप लोग जितने भी लोग हो, पहले तो जो भी क्लास देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दो और साथ ही साथ सबके साथ शेयर भी कर दो, ताकि सब लोग जुड़ सके, अपनी क्लास को देख सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिशु को प्रथम रोग निरोधक टीका कौन सा लगता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम रोग निरोधक टीका अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे को जो पहला टीका लगता है, वैक्सीनेशन से क्वेश्चन हर बार आए हैं और इस बार भी आएंगे, तो आपको बताना है कि शिशु को प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है, कौन सा लगता है रोग निरोधक टीका। तो यहाँ पे बताना है बीसीजी का टीका लगता है। और ये कितने टाइम में लगता है, कितने टाइम में लगवा देना चाहिए, तो आपको बताना है कि जन्म के 24 घंटे बाद ये लग जाना चाहिए। जन्म के 24 घंटे बाद ये टीका लग जाना चाहिए, या फिर मतलब 24 घंटे के अंदर नहीं लगना चाहिए। जब 24 घंटा हो जाए, 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद जो टीका लगता है, सबसे पहला जो टीका लगता है वो कौन सा है, बीसीजी का है। और जन्म के 24 घंटे बाद ये टीका लगता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। 24 घंटे बाद जो सबसे पहला टीका लगता है बच्चे को, वो है बीसीजी का। और ये लगता कहाँ है, तो आपको बताना है दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगता है, दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगता है ये टीका। और इसे क्या कहते हैं, जो बीसीजी है, ये क्यों लगता है, किसकी वजह से लगता है, तो आपको क्या बताना है, तपेदिक या राज्यक्षमा, ये दो नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं। तपेदिक है, राज्यक्षमा है। और इसे क्या कहते हैं, बीसीजी को तपेदिक कहते हैं, राज्यक्षमा कहते हैं। इसकी वजह से लगता है ताकि तपेदिक या राज्यक्षमा से बचाया जा सके बच्चों को। तो बीसीजी किस लिए लगता है, तपेदिक या राज्यक्षमा से बचाने के लिए। और तपेदिक और राज्यक्षमा किसका नाम है, तो आपको बताना है बीसीजी का जो दूसरा नाम है, जिस नाम से जानते हैं हम, तपेदिक या राज्यक्षमा भी कहते हैं। और जो लगता है टीका वो है बीसीजी। तो बीसीजी का टीका लगता है। और इसका जो फुल फॉर्म है बीसीजी का, कभी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप लोग। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वेस्ली, केम्प्टी और ग्लोरिन है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है, बीसीजी से है। और इसका निर्माण किसने किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो बीसीजी का टीका, इसका निर्माण किसने किया, कालमेट तथा ग्यूरिन ने किया है। कालमेट तथा ग्यूरिन ने किया। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जो प्रथम रोग निरोधक टीका होता है, जो बीसीजी है, ये लगता क्यों है और कब लगता है, और इसके जो निर्माण है, आविष्कारक है, उनका क्या नाम है, ये सारी चीज फिर से एक बार हम देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, किसके लिए है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए भी ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इससे टाइप के क्वेश्चन वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, प्रथम रोग निरोधक टीका कौन सा लगता है, ये है बीसीजी का टीका है। तपेदिक और राज्यक्षमा से बचाने के लिए लगता है। जन्म के 24 घंटे बाद लगता है ये टीका। और ये लगता कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, ये दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगता है। ये टीका कहाँ लगता है, दाईं बाह के ऊपरी हिस्से में लगता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, वेस्लिन, क्लेमेट, ग्लोरिन है। और इसका जो निर्माण है, निर्माण करता, अगर पूछा जाए कि इसके आविष्कारक कौन है, तो आपको क्या बताना है, कालमेट तथा ग्यूरिन। कालमेट तथा ग्यूरिन ने किस वैक्सीन का निर्माण किया, या फिर किसका निर्माण किया, तो आपको क्या बताना है, बीसीजी का निर्माण किया है। बीसीजी टीके का निर्माण किया, जो कि बच्चे को 24 घंटे बाद लगता है। और ये प्रथम टीका है, लगता है बच्चे को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें देखना है, ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं। ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं बताना है। एटीएस का फुल फॉर्म है और ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन वैक्सीनेशन से लिए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, किस में टिटनेस का टीका सम्मिलित होता है। किस टीके में जो है टिटनेस का टीका भी सम्मिलित होता है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, जो हैजा ये किस जीवाणु द्वारा फैलता है ये बताना। और हैजे का टीका किसमें मिलाकर लगाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से। अभी और सारे क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आ जाते हैं, अब देखते हैं जो ट्रिपल एंटीजन है इसे किसे कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं। तो डीपीटी जो है ये आपका ट्रिपल एंटीजन होता है। डीपीटी का जो टीका लगता है इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन कहते हैं। और जो डीपीटी का टीका लगता है इसमें क्या क्या होता है तो आपको बताना है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस का होता है। डिप्थीरिया, ट्रिपल एंटीजन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ट्रिपल एंटीजन क्या होता है तो आपको क्या बताना है, ट्रिपल एंटीजन होता है। डीपीटी को कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। डीपीटी करके पूछा जाए क्वेश्चन या फिर ट्रिपल एंटीजन तो आपको बताना है डीपीटी। और डीपीटी में क्या कौन कौन से टीके सम्मिलित होते हैं ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डीपीटी है इसमें कौन कौन से टीके आते हैं तो आपको क्या बताना है। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। और पी से क्या है, कुकुर खांसी है। और टी से क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो है आपका ट्रिपल एंटीजन, इसमें डीपीटी आता है और डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस ये तीनों टीके आते हैं। इसी को आप कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। अगला क्वेश्चन क्या है, एटीएस का फुल फॉर्म है। एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। एंटी टिटन्स सीरम होता है और ये किस में आता है, एटीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आता है आपके वैक्सीन से होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा गया है, एंटी टिटन्स सीरम है। एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी टिटस सीरम है, ये भी लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये टीका किसका है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एटीएस है ये किसका टीका है तो आपको क्या बताना है, ये टिटनेस का टीका है। इसे क्या कहते हैं, टिटनेस के टीकों को ही हम कहते हैं एटीएस, जिसका नाम है एंटी टिटन सीरम होता है और ये टीका है टिटनेस का। अगला क्वेश्चन है, किसमें टिटनेस का टीका सम्मिलित होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, डीपीटी जो है ट्रिपल एंटीजन है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें सम्मिलित होता है टिटनेस का टीका। तो आपको यही बताना है कि जो आपको वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी की वैक्सीन जो दी जाती है, इसमें क्या होता है, इसी में सम्मिलित होता है टिटनेस का टीका। सारी चीज के यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है ये बताना है। जो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। विब्रियो कॉलरी हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है तो आपको बताना है, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। और हैजे का जो टीका होता है किसमें मिलाकर लगाया जाता है, आपको क्या बताना है, इसको टाइफाइड में मिलाकर लगाया जाता है। जो टाइफाइड का टीका होता है उसमें मिलाकर लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है, गर्मी के मौसम में वर्ष में एक बार लगाया जाता है हैजे का टीका। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं, डीपीटी को। इसमें जो डीपीटी है इसमें क्या क्या आता है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस आता है। अगला क्वेश्चन है, एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी टिटन सीरम होता है। और जो एटीएस है ये किसका टीका है तो आपको क्या बताना है, टिटनेस का टीका होता है। किसमें टिटनेस का टीका सम्मिलित होता है तो आपको बताना है डीपीटी में, जिसे आप क्या कहते हैं, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस का टीका कहते हैं। अगला है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप लोग सॉल्व किए होंगे, जितने भी लोग टीजीटी का क्वेश्चन पेपर दे के आएंगे वहां पर कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों से पूछा गया था अफोस्ट्री क्या होता है, और अफोस्ट्री जो है मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं मैराथन ले रही थी होम मैनेजमेंट का, उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि अपहोल्स्ट्री क्या होता है। जो फर्नीचर होते हैं उसको ढकने के लिए ना, सोफा वगैरह को जो ढकने के लिए वस्त्र का यूज किया जाता है वही होता है अपहोल्स्ट्री। तो आप लोग जाइए, जितने भी मैराथन क्लास है उस सारी क्लास को देखिए, बहुत सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर होंगे। तो आ जाते हैं, देखते हैं हैजा किस जीवाणु से फैलता है, विब्रियो कॉलरी जीवाणु से। हैजा का टीका किस में मिलाकर लगाया जाता है, टाइफाइड के टीके में मिलाकर लगाया जाता है। और ये जो टाइफाइड का टीका, जो हैजे का टीका लगता है, ये वर्ष में एक बार लगता है और गर्मी के मौसम में ही लगता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी हम वैक्सीनेशन से ही देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे फिजियोलॉजी की क्वेश्चन। तो है टाइफाइड रोग फैलता है, टाइफाइड रोग किससे फैलता है, क्या इसका रीजन है, इसको देखना है हमें। उसके बाद देखेंगे स्त्री प्रजनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है और उसका परिधि कितना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद है पुरुष जनन ग्रंथि कहाँ विकसित होता है और उसका जो है परिधि कितना होता है, ये भी देखेंगे। गर्भाधान की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मातृत्व की अनिवार्य योग्यताएं क्या होती हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम देखेंगे फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आ जाते हैं, हम देख लेते हैं जो टाइफाइड रोग है ये किसकी वजह से फैलता है, आपको बताना है। टाइफाइड रोग बैसिलस टाइफोसस जीवाणु द्वारा फैलता है। ये सारे नेम आपको लर्न करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। बैसिलस टाइफोसस जीवाणु, कहाँ से फैलता है टाइफाइड रोग, कहाँ से फैलता है, तो आपको बताना है बैसिलस टाइफोसस जीवाणु नामक जीवाणु से ये फैलता है जो टाइफाइड रोग है। और स्त्री प्रजनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है, तो आपको क्या बताना है, अंडाशय में, अंडाशय में विकसित होती है। और अगर आपसे पूछा जाए जो अंडाशय है इसकी परिधि कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है 0.1 mm होता है, मिलीमीटर होता है, 0.11 mm होता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो यहाँ पर बताना है गोल होता है। एक क्वेश्चन के साथ कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, तो बताना है आपको स्त्री प्रजनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है, तो आपको यहाँ पे बताना है अंडाशय में। और अंडाशय की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 0.1 mm। और ये जो अंडाशय ये होता कैसे है, गोल होता है। सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पुरुष जनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है, तो आपको क्या बताना है, वृषण में, इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वृषण का परिधि होता है वो कितना बताना है, परिधि बताना है, इसका परिधि कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, ये कितना होता है, 0.05 mm होता है, 0.05 mm होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भाधान की कितनी अवस्था होती है, तो आप सबको पता है गर्भाधान की कितनी अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है, ये 2 अवस्था है। और ये 2 अवस्थाएं क्या क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडाणु से शुक्राणु का संयोग होता है, पहली अवस्था को क्या कहते हैं, अंडाणु का शुक्राणु से संयोग। और जो अगला दूसरा पॉइंट है इसमें क्या होता है, दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। गर्भाधान की कितनी अवस्थाएं, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है 2 अवस्थाएं। और अगर इसको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। जो पहला है वो क्या है, अंडाणु का शुक्राणु से संयोग होता है। और दूसरा जो क्या है, दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। यही 2 अवस्था होती है किसकी, गर्भाधान की। अगला है मातृत्व की अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए, मातृत्व की योग्यता पूछा गया और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये 3 योग्यताएं होती है, प्रमुख 3 योग्यताएं होती है। और तीनों में क्या क्या है इसको देख लीजिए आप लोग। पहला है जैविकीय योग्यता, दूसरा है आर्थिक योग्यता, ये 3 योग्यता है। मातृत्व की क्या क्या है, ये अनिवार्य योग्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि मातृत्व की अनिवार्य 3 योग्यताएं कौन कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, जैविकीय योग्यता, आर्थिक योग्यता और मनोवैज्ञानिक योग्यता। इसका मीन्स क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, जैविकीय योग्यता मतलब जैविक रूप से वो सक्षम होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए माँ बनने से पहले। और क्या है मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए। ये 3 योग्यताएं हैं आपकी किसमें आती हैं, तो आपको बताना है मातृत्व योग्यता में आती है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। टाइफाइड रोग फैलता है बैसिलस टाइफोसस जीवाणु द्वारा। स्त्री प्रजनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है, अंडाशय में। अंडाशय का आकार कितना होता है, तो आपको बताना है 0.1 mm होता है। और ये इसका आकार कैसा होता है ये पूछा जाए, शेप में पूछा जाए, तो आपको बताना है गोल होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष जनन ग्रंथि कहाँ पर विकसित होती है, वृषण में। और इसका जो परिधि पूछा जाए 0.0 mm होता है। अगला है गर्भाधान की कितनी अवस्था होती
हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं, दोनों अवस्था के यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मातृत्व की अनिवार्य योग्यता 3 योग्यता होती है, जैविकी योग्यता है, आर्थिक योग्यता और मनोवैज्ञानिक योग्यता है। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है, क्वेश्चन जो है फिजियोलॉजी से पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? जब मलेरिया रोग आपकी बॉडी में हो जाता है तो वो किस अंग को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग बताइएगा मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बस आंसर बताते चल रही हूँ। मलेरिया अगर आपकी बॉडी में हो गया है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको क्या बताना है? प्रभावित करता है, आपको बताना है प्लीहा, जिसे क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। इसको प्रभावित करता है मलेरिया। मलेरिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसका एक अलग नाम है, वो क्या नाम है? इसका नाम भी पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्लीहा या तिल्ली को प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अगर ग्रंथि पूछी जाए आपसे तो क्या बताना है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको लर्न करना है। पिट्यूटरी ग्रंथि है, 3 पॉइंट है यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। और जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है ये बताना है। जठर रस में क्या पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसे HCl कहते हैं। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको क्या बताना है? मुंह से शुरू होता है। मुंह या फिर मुख, दोनों एक ही है। एक बार फिर से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया कौन से अंग को प्रभावित करता है? आपको बताना प्लीहा या तिल्ली को। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। जठर रस में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगला है, मनुष्य में पाचन कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो आपको क्या बताना है? मुंह से शुरू हो जाता है मनुष्य में पाचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जीवाणु की खोज किसने की है? जीवाणु की खोज किसने की है, तो ल्यूवेनहॉक ने की है। आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ, ताकि फिर से आप रिपीट कर लो, इसको याद कर लो, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग पहले जो देख रहे हैं वो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें देखना है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। किसी ने मुझसे पूछा भी है ये क्वेश्चन, हिमेटोलॉजी क्या होता है, तो ये देख लीजिए, हिमेटोलॉजी क्या होता है? रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। जीव जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीव जंतु विज्ञान के जनक, तो यहाँ पे आ जाएगा अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। अगला है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, और रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो आपको क्या बताना है? 55 से लेकर 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए डेली के डेली, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, तो सारे लोग
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको लेके आऊँगी। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे डेली शाम को। और सुबह जो मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम आपको 6 बजे मिलेंगे डेली मैराथन की क्लास, मैनेजमेंट का, उसके बाद टेक्सटाइल का आपको मिलेगा। और जितने क्लास मिले हैं आप उसको देखिए, उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगा सीडी का, सारी चीज़ें के जो है जो जितने पार्ट है हमारे 5 ब्रांच हैं उसमें से आपको मॉर्निंग में डेली के डेली आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है सबका तब तक आपको डेली मिलेगा मैराथन क्लास। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम, इवनिंग के 8 बजे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मॉर्निंग में आपको मैराथन की क्लास मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर देखेंगे और क्वेश्चन हम देखेंगे इस टाइप के, बट आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सो थैंक यू। आज की क्लास बस इतना ही, और कल की क्लास में हम देखेंगे 120 प्लस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में 120 प्लस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बट आप लोगों का ये काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि ढेर सारे लोग हमसे जुड़ सकें। तो 120 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कल इवनिंग में 8 बजे, तो आप पहले ये सारी क्लास जो है आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ढेर सारे लोग जुड़ सके। सो थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में 120 क्वेश्चन के साथ, और मिक्स क्वेश्चन होंगे। 5 ब्रांच के क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आऊँगी और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होंगे ताकि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं।